गुड इवनिंग विद्यार्थियों, मैं पुष्कर वाजपेयी आप लोगों के सामने एक बार फिर से मध्यकालीन इतिहास की एक नई क्लास के साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो आज की वीडियो में हम लोग मध्यकालीन इतिहास में जो दिल्ली सल्तनत का चक्कर चल रहा है उसमें हम लोग तुगलक वंश का सेकेंड वीडियो होगा। लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ा था और जानने की कोशिश की क्या क्या उसके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आज के वीडियो में हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक स्टार्ट करेंगे। मध्यकालीन इतिहास में इस शासक का एक विशेष स्थान रखा जाता है। कई कहा जाए ऑकवर्ड वर्ड इनके इस शासक के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो उन सभी पॉइंट पर हम लोग देखने की चर्चा करेंगे कि क्या क्या इसकी योजनाएं थी, किस लिए इसे कहा जाए सृष्टि का आश्चर्य बताया गया, विरोधी तत्वों का संगम बताया गया। कई इसके बारे में उपाधियां बताई गई, राइट, इतिहासकारों ने इसके बारे में बताई हैं। तो उन्हीं सब पॉइंट पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले जो नए व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूँगा, इस चैनल पे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से जीएस से संबंधित विषयों की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय इतिहास में हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त कर ली है और भारतीय संविधान समाप्त कर लिया। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जो एक लास्ट वीडियो मुझसे एक गलती हो गई थी कि मैंने जो एक सीरीज़ टाइप की स्टार्ट की है, दो या तीन क्वेश्चन मैं पुटअप करता हूँ, उनके बारे में मैंने कोई मेंशन नहीं किया था, तो आज उसको कवर कर लेते हैं। तो सेकंड लास्ट वीडियो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, करंट से रिलेटेड था, आई थिंक मई या जून के आसपास का था, मई या जून के आसपास का वीडियो क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन था कि स्वामित्व तो क्या है, ओके, और दूसरा क्वेश्चन था किस देश ने अपनी एक नई मुद्रा करेंसी इंस्टॉल की है या इम्प्लीमेंट की है। ओके, तो पहला क्वेश्चन स्वामित्व, सिर्फ सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, जिसको जो आवश्यकता हो वो लिख लीजिएगा। लेकिन मिस्टर अंजनी त्रिपाठी ने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके क्वेश्चन लगभग सभी क्वेश्चन सही होते हैं। तो उसके बारे में और थोड़ा डिटेल में मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन आंसर उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं था। लेकिन फिर भी मैं आपको सबको सजेस्ट ये करना चाहूँगा कि कोई भी आप टॉपिक पढ़ें उसको डिस्क्रिप्टिव पढ़ें, कभी भी वन लाइनर ऑब्जेक्टिव पढ़ने की कोशिश ना करें। एग्ज़ाम में आप कभी भी उसके आंसर को मैनिपुलेट किया जा सकता है या उस टॉपिक को मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसलिए मेरी ये राय है कि आप लोग किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को हमेशा डिस्क्रिप्टिव पढ़ने की कोशिश किया करें और डिस्क्रिप्टिव पढ़ने के बाद उसको ऑब्जेक्टिव किया करें। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन है स्वामित्व क्या है। स्वामित्व एक योजना है जो ग्रामीण इलाकों से रिलेटेड है, उसके बारे में स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ओके, 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये फर्स्ट टाइम कब मनाया गया? ये मनाया गया 24 अप्रैल 1993 को। क्यों मनाया गया? क्योंकि उस दिन 73rd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अप्लाई हुआ था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है? इसके तहत भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दे दी गई थी। इस संशोधन के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें 29 सब्जेक्ट थे, जिसके तहत पंचायती राज संस्थाओं का जो शासन होगा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन था। इसमें 3 स्तर पे, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर है वो तो कहीं किसी राज्य में 2 स्तरीय है, किसी राज्य में 5 स्तरीय है, तो एक अलग मैटर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट है। लेकिन मैं अभी स्वामित्व योजना पे डिस्कस कर रहे हैं, तो स्वामित्व योजना पे ला रहा हूँ। ओके, तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। फर्स्ट टाइम मनाया गया 1983 में। क्यों? क्योंकि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसी दिन इम्प्लीमेंट हुआ था। अब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है? इसके तहत भारत में पंचायती राज संस्थाओं को मान्यता दी गई थी। इसके तहत क्या पंचायती राज शासन 3 स्तर का उत्तर प्रदेश में अप्लाई किया गया, ग्राम स्तर, पंचायत स्तर और जिला स्तर, या बोल सकते हैं ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर, कुछ भी बोल दीजिए। अब इसमें क्या गया? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 29 सब्जेक्ट थे। अब इसी दिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक योजना घोषणा की, स्वामित्व योजना। इसके तहत क्या किया जाएगा कि जितने भी गांव हैं उनकी ड्रोन से मैपिंग की जाएगी और उसकी जो जितनी भी उसकी सबकी प्रॉपर्टीज है, जितनी भी ज़मीन है, खेती है, जिसकी जितनी है, उन सब का एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। और रिकॉर्ड मेंटेन के साथ वो ज़मीन या खेती किसकी है, किस पर उसका मालिकाना हक है, उसको उसका सर्टिफिकेट देने के साथ साथ उसकी संपत्ति की प्रॉपर सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ली जाएगी। ओके,
अब ये इस समय भारत के 6 राज्यों से स्टार्ट की गई है ये योजना। नाम याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक। ये था स्वामित्व योजना के बारे में। ये भी काफ़ी ब्रीफली है, अगर आप और डिटेल में जाएंगे तो और डिटेल में आपको नॉलेज मिल जाएगा, लेकिन इतना पर्याप्त लेवल पर है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन था किस देश ने अपनी करेंसी बदली है, तो वो देश है ईरान। ईरान ने अपनी करेंसी जो करंट लास्ट टाइम उसकी करेंसी रियाल थी उसको रिप्लेस करते हुए अपनी करेंसी तोमान बना दी है। एक रियाल में 10,000, एक तोमान में 10,000 रियाल होंगे। ये रेशियो बना के एक तोमान में 10,000 रियाल होंगे। ये डिसीजन क्यों हुआ था? रिसेंटली आप लोगों ने देखा लास्ट ईयर से यूएसए और ईरान के बीच में काफ़ी कुछ मतभेद चल रहे थे, काफ़ी सैंक्शंस लगा दिए थे यूएसए ने ईरान पर, जिसके कारण उसकी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई और पूरे वर्ल्ड स्तर पर देखा गया इस दोनों देशों के बीच में जो विवाद चल रहा था, उन देशों जो सैंक्शंस लगा दिए उसका अर्थव्यवस्था पर काफ़ी असर देखने को मिला। और एक टाइम देखा था रिसेंटली, लास्ट टाइम, इस समय नहीं, इससे भी पहले लास्ट टाइम भारत में अचानक कहा जाए फ्यूल रेट्स अचानक हाई हो गए, तो वो इसी कारण हुआ था। जो लोग करंट से अपडेट रहते होंगे उनको ये सब बातें पता होंगी। ओके, तो दोनों क्वेश्चन हो गए, पहला स्वामित्व योजना और दूसरा मैंने करेंसी के बारे में डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं, अब जो आज का क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन का, फिर से मैं एक क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ। आशा करूँगा कि आप लोग सही से ध्यान से उत्तर देंगे और कोशिश किया करिए जितना डिस्क्रिप्टिव हो, जितनी आपके पास जानकारी हो उतना करिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ आंसर पाना नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि आप उस आंसर को खोजने के लिए उस या तो अगर उस वो टॉपिक पढ़ा होगा तो उसको रिपीट करेंगे, या फिर उस क्वेश्चन को आंसर को जानने के लिए नए सोर्सेस को खोजने की कोशिश करेंगे, तो आपको और अपडेट होगा। सिर्फ आंसर बताना पर्याप्त समझता हूँ है, लेकिन उसमें अपनी जिज्ञासा लाइए, उसको खोजिए। ओके, तो आज मेरा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत सजा माफ़ करने का अधिकार है? ठीक है, मैं देखिए ध्यान दो ना, मृत्युदंड माफ़ करने का अधिकार नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत सज़ा माफ़ करने का अधिकार है और कितने प्रकार से सज़ा माफ़ कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। ओके, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा, जब मैं इसको समझाऊंगा तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को कंपैरिजन करने की कोशिश करूंगा। तो कोशिश करिए आप इसके बारे में जितना नॉलेज हो सके, राष्ट्रपति और राज्यपाल की कंपैरिजन, पावर्स का कंपैरिजन, इस रेफरेंस में पावर का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ओके, यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न हुआ करे तो निश्चिंत होकर मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पर्टिकुलरली जल्द से जल्द आंसर करूँगा। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जो अपना रेगुलर क्लास चल रही है मध्यकालीन इतिहास की, उस पर स्टार्ट करेंगे। तो उसके पहले हम लोग पहले एक बार मुबारक शाह के चैप्टर, आप जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग वीडियो देख लें। मुबारक शाह चलते हैं। जब मुबारक शाह दिल्ली का शासक बना हुआ था तो मैंने बताया था दिल्ली का एक कोतवाल था फर्रुखदीन, मोहम्मद फर्रुखदीन, ठीक है, इसके पिता थे गाजी मलिक, और इन्होंने मिलके मुबारक शाह के बाद खुसरो शाह को अबदस करने की कोशिश की, वो एक मैटर था। तो मेरा मोटिव है दिल्ली का कोतवाल फर्रुखदीन, मलिक फर्रुखदीन या मोहम्मद फर्रुखदीन शायद उसका नाम था, तो दिल्ली कोतवाल था। वही है मोहम्मद बिन तुगलक, असल में वही है मोहम्मद बिन तुगलक। तो स्टार्ट करेंगे। गयासुद्दीन तुगलक को किस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक मार देता, अपने पिता को मार के एक लकड़ी के महल में एक षड्यंत्र के तहत अपने पिता को मार देता है, उसके बाद स्वयं राजा बनता है। तो स्टार्ट करेंगे आज। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 to 1350 में एक लंबा टाइम पीरियड रहा, लगभग 26 ईयर्स तक रहा। तो आज की वीडियो में हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक का पार्ट 1 होगा। इसमें आज हम लोग उसका प्रारंभिक जीवन देखेंगे, किस प्रकार राजा बनता है, कौन कौन सी स्टार्टिंग स्टेज पर राजा बनने के बाद तत्कालिक रूप से नीतियाँ अपनाती हैं, उसका प्रशासनिक तंत्र किस तरह फेल हो जाता है, उसके बाद वो अपनी 4 मुख्य नीतियाँ अपनाता है। अब राइटर्स ने तो उसको नीतियाँ बताया है, लेकिन मैं पर्टिकुलर उसको बोलता हूँ नीतियाँ नहीं, वो प्रयोग थे। 4 प्रयोगों पे हम लोग चर्चाएं करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के जो विद्रोह हुए, जो उसने सैन्य अभियान चलाए, उस पर चर्चा करेंगे। विद्रोह और सैन्य अभियान काफ़ी बड़ी संख्या में, तो हम लोग मोस्टली सिर्फ उसी को देखेंगे जिसके कुछ
इम्पॉर्टेंट परिणाम निकले। ओके, और फिर उसके बाद हम लोग उसका वैल्यूएशन करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम जो उसके बारे में इतिहास का लिखते हैं, विरोधी तत्वों का संगम था, पागलपन का कुछ अंश था, इन सब कुछ जो उसके बारे में लाइन्स हैं उसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे क्या ऐसा है कि नहीं है। मेरा मेन मोटिव ये बताने का है कि अब जो मोहम्मद बिन तुगलक है, मैंने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट की थी मैंने ये भी बताया भी था कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उस पर हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग ऑब्जेक्टिव ना हो करके डिस्क्रिप्टिव बेस पर हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या था, क्यों मैंने इसकी नीतियों को नीति ना कहकर इसको प्रयोग के रूप में मैंने संबोधित किया। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक, मतलब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के नाम देख लीजिए। पहले महमूद नहीं मोहम्मद फर्रुखदीन, ये इसका मूल नाम था, फर्रुखदीन। और इसी का एक अन्य नाम था जूना खान। जब युवराज बना था तो इसके पिता ने इसको उलूग खां की उपाधि दी थी, ठीक है, और इस नाम से ये सत्ता पे बैठा। यही एक ही व्यक्ति के इतने सारे नाम हैं। 1325 में पिता को एक षड्यंत्र के तहत वध करके ये 13 सत्ता पे बैठता है। और इसके बारे में कई इतिहासकार कई कमेंट्स भी लिखते हैं। जैसे देखिए, जैसे इसामी ने इसको कहा है, इसामी इतिहासकार ने लिखा है इसके बारे में कि एक निरंकुश शासक था। जस्ट ए मिनट, एक निरंकुश शासक, द्वितीय याजीदी कहा गया। ओके, एक निरंकुश शासक, द्वितीय याजीदी। और इसामी ने इसको क्या कहा, कई इंपॉर्टेंट नाम बताए गए। देखिए, इसे विधर्मी भी कहा गया, विधर्मी इसामी ने भी कहा और बर्नी ने भी कहा, विधर्मी भी कहा गया। रक्त पिपासु भी कहा इसे, रक्त पिपासु मतलब खून पीने वाला, इसे खूनी भी कहा, ठीक है। मोहम्मद बिन, क्यों कहा भी हम इसके बारे में देखेंगे, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप में बता रहा हूँ। और देखिए, बर्नी ने मैंने बताया कि बर्नी ने अब इसको विधर्मी भी कहा था, अब बर्नी ने इसको कहा जाए सृष्टि का आश्चर्य बताया, सृष्टि का आश्चर्य। और क्या बताया, और बताया विरोधी तत्वों का मिश्रण, विरोधी तत्वों का मिश्रण भी बताया। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं किसके बारे में क्या बताया गया। और बताया इसामी हो गया, बर्नी हो गया, एक एल्फिंस्टन है, एल्फिंस्टन, इन्होंने इसको बताया कि इस शासक में पागलपन का कुछ अंश था, पागलपन का कुछ अंश था, कुछ अंश था। तो एग्जाम में यही पूछते हैं कि ये किसने कहा है और किसके बारे में कहा है, ये हो गया। अब एक राइटर है इब्ने बतूता। अब इब्ने बतूता का नाम आप जरूर याद रखिएगा, इब्ने बतूता नाम याद रखिएगा, अभी कई बार इसका नाम आएगा और हमेशा ऑक्सीमोरन मतलब क्या कहते हैं, हमेशा ऑकवर्ड सेंटेंस बोल देगा। तो इब्ने बतूता ने लिखा है कि ये शासन मोहम्मद बिन तुगलक एक नर्म व्यक्ति था, मतलब उदार व्यक्ति था, लिबरल व्यक्ति था, और वह एक ऐसा मनुष्य था जो सदा सत्य और सही करने के लिए, सत्य और उचित कार्य करने के लिए सदैव उत्सुक और तत्पर रहता था। फिर से ध्यान सुनिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा व्यक्ति था, एक नर्म व्यक्ति था या उदार व्यक्ति था जो सदैव सत्य और सही, ठीक या उचित करने के लिए सदैव तत्पर या उत्सुक रहता था। ओके, इस तरह से ये इब्ने बतूता। अब देखिए, सबने उसकी बुराई की है, सिर्फ इब्ने बतूता ने बुराई की है। क्यों? क्योंकि इसे दिल्ली का काजी बनाया था। तो बॉस इज ऑलवेज राइट, दिल्ली का काजी बनाया था इब्ने बतूता को।
तो हम लोगों ने यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक का परिचय देख लिया। ठीक है, इब्न बतूता के बारे में ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि इब्न बतूता हमेशा भी कभी भी सुल्तान की बुराई नहीं करेगा और लंबी लंबी मतलब कहा जब सुल्तान की सेख ही बघाड़ने में बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस बोलेगा। अभी हम लोग और चर्चा करेंगे। तो देखिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के 5 पुत्र थे। गयासुद्दीन जो इसके पिता थे, इसके 5 पुत्र थे। उसमें फर्रुखदीन सबसे बड़ा पुत्र था, तो उसको गद्दी मिलती है। 1320 के आसपास इसका बचपन इसका गयासुद्दीन पिता के साथ बैठा। पिता ही ने इसकी शैक्षिक योग्यता, सैनिक प्रशिक्षण सब करवाया था। उसी तरह परफेक्ट हो गया था। बड़े पुत्र होने के नाते शासन इसी को मिलना था, तो इसीलिए 1320 में इसको युवराज घोषित कर दिया गया और इसे उल्लूक खां की उपाधि दी गई। उल्लूक खां मैंने लिखा, हाँ, उल्लूक खां की उपाधि दी गई 1320 में। तो देखिए मोहम्मद फर्रुखदीन एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। महत्वाकांक्षी साथ ही साथ व्यक्ति रखता है कि सिद्धांतहीन व्यक्ति था, जिसके अप टू में लिखा जाना चाहिए कि मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और सिद्धांतहीन व्यक्ति था, क्योंकि वह इसीलिए वह मानता था कि दिल्ली का जो सत्ता का सिंहासन है वो प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त करना संभव है। तो अपनी महत्वाकांक्षाओं के आधार पर वही डिसाइड कर चुका था कि दिल्ली की सत्ता पानी है, संसद दिल्ली का सिंहासन पाना है, और इसके लिए वो वेट नहीं करना चाहता था। वेट नहीं करता चाहता, जल्दी से हमको युवराज बन गया, अब हमको जल्दी से शासक बना दिया जाए। इसी के आधार पर 1325 में उसने 1325 मार्च 1325 के आसपास की बात है कि उसने अपने पिता को षड्यंत्र के तहत मार दिया। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चर्चाएँ की। लेकिन अब मैंने इसमें ये वर्ड क्यों किया कि सिद्धांतहीन व्यक्ति था। महत्वाकांक्षी तो ये सिद्धांतहीन क्यों की व्यक्ति था, क्योंकि इसके 4 साल पहले 1321 में जब देवगिरी के अभियान में गया था और एक अफवाह उड़ गई थी कि शासक के गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो चुकी है, तो उसने दिल्ली लौटकर पिता के बारे में सच्चाई जानने को जरूरी नहीं समझा। वो अपना तुरंत राज्याभिषेक लगभग उसने राज्याभिषेक करवा ही लिया था। मतलब वो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बारे के समाचार सुनकर दिल्ली तो लौटा, लेकिन वो पिता के बारे में सच्चाई जानने का जरूरी न समझा। वो अपना राज्याभिषेक करवाने में तुला हुआ था, और राइटर्स लिखते हैं लगभग उसने राज्याभिषेक पूरा करवा भी लिया था, तभी गयासुद्दीन तुगलक आ जाकर सारा मामला खत्म कर देते। तो इसके आधार पर कहा जाए एक महत्वाकांक्षी और सिद्धांतहीन व्यक्ति था, जो सत्ता प्राप्त करने में किसी भी तरह का विलंब नहीं करना चाहता, और जल्दी से जल्दी उसने सत्ता प्राप्त की। अब देखिए इस टॉपिक में 2 कंक्लूजन आएंगे। कुछ राइटर्स लिखते हैं उसने मोहम्मद तुगलक नाम से सत्ता पर बैठा था, और कुछ राइटर लिखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। दोनों एक ही व्यक्ति, आप जो चीज़ समझ लीजिए। अभी दूसरा जो पॉइंट है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस तरह वो राजा बनता है 1325 में। अब देखिए राजा बनने के बाद क्या उसकी टेक्निक होती है। राजा बनने के बाद जो सभी राजा अभी तक कर रहे हैं, प्रजा को खुश करना है, क्योंकि अपने पूर्व शासक को मार के आए हो तो प्रजा को खुश करना। तो प्रजा को उसने खुश करने के लिए क्या किया, देखिए सोने चांदी के सिक्के बंटवा दिए। चांदी के सिक्के, जो मुद्राएं थी उसका खूब वितरण किया। अच्छी चीज़ योजना, मतलब जनता में धन का व्यय किया तो जनता खुश हो गई। और फिर दूसरा जो अपना दरबार था उसमें अमीरों को जितने भी थे सबको अच्छे अच्छे प्रमोशंस दे दिए, अच्छे अच्छे पद दे दिए, तो उससे दरबारियों का भी समर्थन मिल गया। इस तरह उसे दोनों का समर्थन मिल गया, हमेशा जो करता आया था। लेकिन इसने एक दूसरा पॉइंट इस तरह जाता है, इसने खलीफा से अपने पद की स्वीकृति लेना जरूरी था, और कहा गयासुद्दीन तुगलक की अपेक्षा इसने खलीफा का अपमान भी कर दिया। खलीफा को बताया नहीं, कहते तुम जानो काम जाने, हमको कोई चिंता नहीं है इस बारे में। तो इस आधार पर उसने खलीफा से परमिशन लेना उचित नहीं समझा। खलीफा से परमिशन लेना उचित नहीं समझा और खुद ही आमीर उल यामिनी ऐसे कुछ उपाधि होती है खलीफा की। आमीर उल यामिनी की उपाधि 1323 के आसपास आमीर उल यामिनी की उपाधि उसने धारण कर ली, और खलीफा के से कोई मतलब नहीं था। मतलब खुद ही खलीफा का खुद ही स्वयं ही खलीफा घोषित कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, उसने सिक्के चलवाए, कॉइन्स चलवाए, और इसमें 2 वर्ड लिखवाए। मोस्टली देखिए वर्ड कहीं है लेकिन सेंटेंस मैं 2 ही बता रहा हूँ। पहला है उसने स्वयं को ईश्वर की प्रतीक्षाया बताया।
ठीक, स्वयं को ईश्वर के प्रति छाया बताया। ये वीडियो, ये लाइन पहले भी आ चुकी है। बताइए मुझे किस शासक ने ऐसा भी करवाया था। और दूसरी लाइन क्या लिखा है, ईश्वर सुल्तान का समर्थक है। दोनों सेंटेंस पहले मैं बोल चुका हूँ। बताइए मुझे किस शासक ने ऐसा भी पहले करवाया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वयं को ईश्वर के प्रति छाया बताया और दूसरा ईश्वर सुल्तान का समर्थक होता है, इस तरह सेंटेंस सुना है। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं इसके मन में लग रहा था कि इसने खलीफा का अपमान किया है और उसके खलीफा का अपमान किया और उनकी नीतियों की उपेक्षा की हुई है। अब इसके शासनकाल में बहुत बड़ा अकाल आया था, लगभग 7 सालों तक चला था। 1334 से 1340 तक चला था। अकाल पे चढ़ा था और भूखमरी फैल गई थी और कई विद्रोह हुए थे। ऑलमोस्ट 25 to 30 विद्रोह हुए हैं, है ना। तो सभी विद्रोह के बारे में पढ़ना तो मुश्किल है, लेकिन इंपॉर्टेंट विद्रोह को हम पढ़ेंगे। विद्रोह खूब हुए इसके शासनकाल में। तो इस आधार पर ये जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही थी, विद्रोह हो रहे थे, तो इसके मन में एक शंका हो रही थी कि ये शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि इसने खलीफा का अपमान किया है। खलीफा का अपमान किया है और खलीफा की उपेक्षा की हुई। तो इस आधार पे इसने अपनी दृष्टिकोण खलीफा के प्रति बदल दिया और 1343 में खलीफा से अपने पद की स्वीकृति मांगी। और आई थिंक मिस्र के कोई खलीफा थे, अल हकीम द्वितीय करके, उन्होंने इनके पद को स्वीकृति प्रदान की थी। ओके, तो इस तरह ये कहा जाए कि कौन सा शासक अपने प्रारंभिक जीवन में तो खलीफा के अगेंस्ट रहा, लेकिन अपने सेकंड टाइम पे जीवन का जो अंतिम पड़ाव आया उसमें अपने खलीफा के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। शुरुआत में तो उसने कॉन्फिडेंस चला के खलीफा की खुली बेइज्जती कर दी थी, लेकिन लास्ट में आके उसने खलीफा की शरण स्वीकार की थी। फिर तीसरा स्टेज आती है, देखिए उसका पूरा हम अब देखिए जो इसकी शासन नीतियाँ थी। तो जब वो सत्ता पर बैठा था तो इसामी ने इसके बारे में ऐसा एक सेंटेंस लिखा है कि इसने घोषणा की थी कि मेरी स्नेह भरी दृष्टि में मेरे साम्राज्य के सभी वृद्ध मेरे पिता समान और सभी युवक मेरे भाई बहराम खान के समान हैं। मेरी स्नेह भरी दृष्टि में मेरे साम्राज्य के सभी वृद्ध मेरे पिता समान और सभी युवक बहराम खान के समान मेरे भाई हैं। ऐसे उसने प्रजा का समर्थन प्राप्त करने के लिए ऐसा बोला था। और फिर जब सत्ता प्राप्त की और जब खलीफा के इस तरह से वो अगेंस्ट कार्यवाही कर रहा था, तो बर्नी ने उसके बारे में भी लिखा था। बर्नी ने कहा था कि सुल्तान जब सत्ता पर बैठता है या सुल्तान जब शासक बनता है तो वह शरा के नियमों व आदर्शों से काफ़ी स्वतंत्र था। एक बार फिर से ध्यान रखिए, सुल्तान जब सत्ता पर बैठता है या शासक बनता है तो वह शरा के सभी सभा के नियमों व आदर्शों से काफ़ी स्वतंत्र था। ऐसा सेंटेंस है। देखिए कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों को उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने फॉलो करने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं फॉलो पूरी तरह से नहीं कर पाए थे। और अलाउद्दीन की नीतियों को फॉलो करने के लिए ही उलेमाओं से, धार्मिक धर्मों से उनका संघर्ष भी देखने को मिलता है। ओके, तो अब देखिए तीसरे, अब देखिए इसने जनता का समर्थन प्राप्त कर लिया है और खलीफा का भी समर्थन मिल गया है। तो अब देखिए जब ये सत्ता पर पूरी तरह से परफॉर्म करने लगा तो उसने देखिए एक दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक रहा जिसने नस्ल और वर्ग भेद को मिटाने की कोशिश की। ठीक है, नस्ल और वर्ग भेद को मिटाने की कोशिश की और धर्मनिरपेक्ष होकर नस्ल और वर्ग भेद को मिटाने की कोशिश की और धर्मनिरपेक्षता के आधार पर सबको उच्च पद प्रदान किया। इसने सभी को उच्च पद प्रदान किया। इसने किसी भी तरह की धार्मिक बाधाओं में पड़कर अपने साम्राज्य में या अपने दरबार में किसी भी तरह की धर्मवाद को जन्म नहीं लेने दिया। इस तरह कहा जाए कि पहली बार दिल्ली सल्तनत में एक ऐसा शासक आया है जिसको धार्मिक बाधाओं से विमुख है वो। इसीलिए बर्नी ने उसके बारे में ऐसा लिखा कि वह शरा के नियमों और आदर्शों से काफ़ी स्वतंत्र था। वह किसी भी तरह की धार्मिक बाधाओं में नहीं पड़ रहा था। इसीलिए उसने धर्मनिरपेक्षता के आधार पे ना कि हिंदू जबकि सभी धर्मों के लोगों को उच्च पद प्रदान किए और सबको समान दृष्टि से सम्मान भी दिया।
ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा उसका कहा जाए ब्रीफली हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा और साथ ही साथ उसके थोड़ा सा फैक्चुअल पॉइंट जैसे खलीफा के पॉइंट ऑफ व्यू देखा है हम लोगों ने, किस तरह उसने सत्ता में बैठता है और दरबारियों प्रजा को हित में बताने की कोशिश करता है कि सभी वृद्ध मेरे पिता समान और युवक भाई समान है, और धीरे धीरे अपनी एक कहा जाए शासन की प्रतिष्ठा को बनाने के लिए समाज साम्राज्य के सभी वर्गों को समान दृष्टि से देखते हुए समान पद बनाने की कोशिश किया। ओके, तो इस पे यहाँ इस स्लाइड में इतना है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, जहाँ हम लोगों ने जब मैंने बताया हिंदुओं को विशेष दर्जा दिया, और दिल्ली सल्तनत में अभी तक ऐसा कोई भी शासक नहीं आ रहा था जो हिंदुओं के प्रति इतना उदार था जितना मोहम्मद बिन तुगलक को देखने को मिलता है। तो धार्मिक परिप्रेक्ष्य में मोहम्मद बिन तुगलक की क्या नीति थी, क्योंकि ये टॉपिक तो लास्ट का है लेकिन फिर भी जब हम लोग कोलेट कर चुके हैं तो धार्मिक परिप्रेक्ष्य में मोहम्मद बिन तुगलक की नीति देख लेते हैं, और साथ ही साथ जो उसके प्रयोग है उसका इंट्रोडक्टरी प्रीव्यू देखने की कोशिश करेंगे। चलिए चलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, तो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इस स्लाइड में हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक की जो रिलीजियस प्रीव्यू था उस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, कैसा कैसा उसका पॉइंट ऑफ व्यू था। तो जब धार्मिक परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के अभी तक के शासन काल में एक पहला ऐसा शासक होता है जो नस्ल और वर्ग भेद या धर्म के आधार पर ना दिख करके सिर्फ बुद्धि और योग्यता के आधार पे लोगों को पद दे रहा है। ठीक है, इसी आधार पर उसने हिंदुओं, जैन और अन्य सभी धर्मों के लोगों को उच्च पद प्रदान किए। अब देखिए, इसीलिए कहा जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसको मैं आपको सिर्फ तुगलक लिखता हूँ। ओके, तुगलक जो था वो हिंदुओं के प्रति काफ़ी सहिष्णु था, हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता का उसने परिचय दिया। ठीक है, क्योंकि हिंदुओं को उसने उच्च पद प्रदान किए थे, उच्च पद प्रदान किए क्योंकि योग्यता उसका मेन थे, राजनीति का उसका राजनीतिक शासन का मेन आधार था योग्यता और बुद्धि। इस आधार पर उसने हिंदुओं को उच्च पद प्रदान किए, और ये कहा जाए कि वो हिंदुओं के प्रति पूरी सम्मान की भावना भी व्यक्त करता था। हिंदुओं के समारोह विशेष अवसरों पर वो अपना प्रतिभाग करता था। ये कहा जाए दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो हिंदुओं के त्यौहार होली के समारोह में प्रतिभाग किया वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। फर्स्ट सुल्तान था जो हिंदू त्यौहार होली में उसने प्रतिभाग किया था। और वो हिंदू धर्म गुरुओं को, साधु संतों का सम्मान करता था। उनके आगमन पर वो उनके जैसे यात्रा पे निकलते थे तो उनके लिए धर्मशालाओं का निर्माण कराता था, उनके लिए भोजन की व्यवस्थाएं करवाता था। इस तरह उसने हिंदुओं के प्रति अपना एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखा। और साथ ही साथ सिर्फ हिंदू नहीं, अन्य धर्मों के लिए भी उसने ऐसा किया। जैसे जैन धर्मों के लिए भी उसने प्रॉपर इसी तरह सहिष्णुता का व्यवहार किया। एक जैन धर्माचार्य हैं राजशेखर, उसी के शासनकाल में उन्होंने संरक्षण प्राप्त किया था। अब देखिए, जहाँ तक सूफी पॉइंट ऑफ व्यू का सवाल आता है, जो अभी तक इसकी शासक और शासन से शासक से कोलिशन अच्छा नहीं बैठ रहा है, लेकिन यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक भी सूफीवाद पे यकीन नहीं करता था, लेकिन इसने कभी सूफीवाद का विरोध नहीं किया। और वह स्वयं सूफी संत अलाउद्दीन का, ये वो अलाउद्दीन नहीं है, सूफी संत है अलाउद्दीन का शिष्य था। ठीक है, और उसने कई सूफी संतों के मकबरों के दर्शन करने वाला प्रथम शासक बना। ठीक है, कई सूफी संतों के मकबरों के दर्शन करना प्रथम शासक बना, और कई सूफी संतों के मकबरों का निर्माण भी कराया। इस प्रकार ये देखने को आता है कि उसका सभी धर्मों के प्रति पॉइंट ऑफ व्यू एक पॉजिटिव वे में देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये सभी धर्मों के धर्मगुरुओं से वाद विवाद भी करता था। अब कुछ राइटर्स लिखते हैं वाद विवाद तो बच्चे उसको समझ लेते हैं कि बहस करता था, बहस नहीं करता था। वो अपनी धार्मिक जिज्ञासाओं को दूर करने के लिए अपने प्रश्न उनके सामने रखता था और वे अपनी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग उसको आंसर करते थे, जिससे हम लोग बोल सकते हैं अपनी भाषा में शास्त्रार्थ करना या अपने कहा जाए डिबेट करना, जिसे हम लोग डिस्कशन बोलते हैं, डिस्कशन टाइप का करता था। ऐसा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया गया। लेकिन इसका एक देखिए पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव वे भी समझ में आया कि इससे मुस्लिम धर्मगुरु काफ़ी नाराज हो गए।
मुस्लिम धर्मगुरु या उलेमा इससे काफ़ी नाराज़ रहते थे कहा जाए, और इसीलिए इसको विधर्मी कहा। किसने कहा? बर्नी और इसामी ने इसीलिए इसे विधर्मी कहा था, विधर्मी, क्योंकि अपने धर्म के उसने कहा जाए विरोध किया। अब इसमें विरोध की बात कहाँ पे आ रही है? कुछ नहीं, क्योंकि उलेमाओं का ऐसा लोग मानते हैं कि उलेमा इसलिए इसका विरोध कर रहे थे कि ये इनको विशेष संरक्षण दे रहा था, लेकिन सही मायने में क्या था? पहला कारण तो ये दिखा कि ये इनको विशेष संरक्षण दे रहा था, ये तो हम लोग ने देख लिया। दूसरा कारण ये था, उलेमाओं का मेन कारण यही था विरोध करने का, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली सल्तनत में एक ऐसा शासक आ गया है जो राजनीति में उलेमाओं की इंटरफेरेंस को अवॉइड कर रहा है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बाद एक ऐसा शासक आया है जो उलेमाओं के राजनीतिक इंटरफेरेंस को लिमिटेड करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए उलेमा नाराज रह रहे थे, इसीलिए उलेमा नाराज रहते, क्योंकि एक तो पहली बात ये धार्मिक लोगों को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दे रहा है, और दूसरी बात जो दरबार में बैठ रहे हैं लोग उसमें ज़्यादातर हिंदू आ रहे हैं, अन्य धर्म के लोग आ रहे हैं, तो मुस्लिम का कहा जाए कि मुस्लिमों धर्म का कहीं ना कहीं लोप हो रहा है। उलेमाओं का मेन मोटिव ये था, वो ये बस चाहते थे कि राजनीति में मुस्लिमों का प्रभुत्व बना रहे, और मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा नहीं कर रहा था। उलेमाओं का विरोध करने का यही कारण था। ठीक है, और दूसरा उलेमा मानते थे कि अलाउद्दीन के बाद अभी तक उनका प्रभुत्व राजनीति में बना रहा है, और वो जो कम हो रहा है वो शासन कारण होता है, इसीलिए उसको कहा जाए विधर्मी कहने लगे, उसकी आलोचनाएं करने लगे, कहा शरा का विरोधी है ये, और ये सब बताया गया। और मेन मोटिव था देखिए, वो किसी भी धर्म का अगर न्यूट्रल वे में देखा जाए तो ना तो वो किसी धर्म का अपमान कर रहा था, ना तो किसी धर्म का विशेष सम्मान कर रहा था। वो सिर्फ न्यूट्रल वे में जो सामने आया सबका सम्मान कर रहा था, किसी का तो अपमान करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा था, और योग्यता के आधार पर पद दे रहा था। कुल मिला के एक जस्टिफाइड मैनर्स में अपना कार्य कर रहा था। अब देखते हैं, और तो उसने जो राजनीति का बेस बनाया था वो शरा के नियम और आदर्श नहीं ना करके बुद्धि और योग्यता को आदर्श बनाया था, और इसी आधार पर उसने सत्ता चलाना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे एक और दिक्कत आने लगी कि जब उलेमाओं का विरोध कहीं ना कहीं सर चढ़ के बोलने लगा, तो उसने एक नई नीति अपनाई कि उलेमाओं के इंटरफेरेंस को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दी थी। चलो ठीक है, आप आइएगा दरबार में। तो उलेमाओं से वो कहते हैं हर मामले में परामर्श तो लेता था, परामर्श लेने लगा, तो उलेमाओं को अपना थोड़ा संतोष हो गया, लेकिन परामर्श मानता नहीं था। जब परामर्श तार्किक होगा और समयानुकूल होगा तभी वो मानता था, जो तार्किक होगा और समय के अनुकूल होगा तभी वो मानता था, अन्यथा डिनाई कर देता था। इसीलिए अब इस तरह के उलेमा इसी बात से खुश हो गए कि हमको दरबार में इज्जत मिलने लगी, अब इधर रेस्पेक्ट नहीं मिलने लगी, इससे वो खुश हो गए और कहीं ना कहीं बैक डोर से उनको एग्जिट पे कर दिया था। और दूसरी बात, अब देखिए उलेमाओं को ये स्थान तो दिया, साथ ही साथ उलेमाओं को एक और ट्रीटमेंट दिया कि यदि किसी तरह की अपराध, गबन या किसी तरह का कोई भी आप विधि के विरोध में कार्य करेंगे तो आपको के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी, किसी तरह का बख्शा नहीं जाएगा। यदि आप धार्मिक धर्मगुरु हैं तो इसका मतलब ये मत समझ लेना है कि आपको हम बख्श देंगे। यदि आपके विरुद्ध किसी भी तरह के गबन का, अपराध का या किसी भी तरह का मामला सिद्ध हो जाता है तो आपको कठोर दंड दिया जाएगा। इस तरह उसने उलेमाओं को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें अलाउद्दीन की ही भांति राज्य में उलेमाओं का इंटरफेरेंस धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। उसने सबसे पहले सभी धर्मों को, ये नहीं कहेंगे कि सबको किसी को विशेष आरक्षण, विशेष संरक्षण दिया, ऐसा नहीं। उसने बस एक न्यूट्रल वे में सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया। जब सभी धर्मों को विशेष सम्मान मिलने लगा तो उसके धर्मगुरु उसको विधर्मी कहने लगे, उसको प्रोटेस्ट करने लगे, और इसी आधार पर उसने उसको विधर्मी कहा और
कि ये कहा जाता है, कुछ राइटर्स लिखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक को इसी नीतियों का धार्मिक मुस्लिम धर्मों को कोप का भाजन भी करना पड़ा था। तो इसी कोप के भाजन को ख़त्म करने के लिए उसने एक रास्ता निकाला कि आप लोग दरबार में आइएगा, हम हर मामले पे आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपकी बात तभी हम लोग मानेंगे जब आपकी बात तार्किक और समयानुकूल होगी, अन्यथा के स्तर में नहीं मानेंगे। दूसरी बात, यदि आपके विरुद्ध कोई भी अपराध सिद्ध हो जाता तो आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, आपके विरुद्ध किसी तरह का कहा जाए छूट नहीं मिलेगी। ओके, तो ये हम लोगों ने उसका धार्मिक प्रीव्यू देखने की कोशिश की। अब हम लोग चलेंगे जो आज के वीडियो का मेन थीम है, जो मोहम्मद बिन तुगलक जिसके अपने इतिहास में एक विशेष स्थान रखते हैं, उसका नाम है, उसकी जो नीतियाँ थी, नीतियाँ ना करके उसके 4 प्रयोग थे, उसने अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए, अपने सत्ता को एक रिनोवेट करने के लिए, या फिर इतिहास में एक विशेष स्थान बनाने के लिए एक 4 प्रयोग किए थे। 4 प्रयोग किए थे, उनके नाम लिखिए। कई बार डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्वेश्चन पूछा था, और आप एक बार समझ लेंगे इस पॉइंट को तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी कभी भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो पहले था दोआब में कर वृद्धि, दोआब में कर वृद्धि जो इसका प्रयोग था, ठीक है। दूसरा है कृषि विभाग की स्थापना, विभाग की स्थापना। थर्ड वन है राजधानी परिवर्तन, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजधानी परिवर्तन। द लास्ट वन इज सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो इन 4 नीतियों को आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, इनके क्या कारण थे, किस तरह उसको इम्प्लीमेंट कराता है और किस तरह उसके परिणाम आते हैं, किस तरह असफल, ये चारों प्रयोग उसके असफल हुए। इसीलिए कहा जाए उसको सृष्टि का आश्चर्य कहा गया कि इन चारों प्रयोगों को उसकी ही कारण, सारा लास्ट में जब समरी हम लोग देखें तो ये उसका सभी प्रयोगों के असफलता का उत्तरदायित्व उसी शासक पर जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक पे। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हम लोग शुरुआत के दौर में कर वृद्धि और उसका कृषि विभाग की स्थापना, इन दोनों पॉइंट्स पर देखने की कोशिश करेंगे। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। स्लाइड में हम लोग दोआब में कर वृद्धि और कृषि विभाग की स्थापना, 2 उसकी जो प्रयोग थे उस पर देखने की कोशिश करेंगे। कई राइटर्स ने दोआब के कर वृद्धि के बारे में तो बताया, लेकिन कृषि विभाग की स्थापना के बारे में मेंशन नहीं किया है, तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसमें कोई क्वेश्चन ना करिएगा कि ऐसा नहीं था, है, लेकिन कुछ राइटर ऐसा मेंशन नहीं करते हैं। तो पहला पॉइंट, दोआब में कर वृद्धि। दोआब क्या है? दोआब मतलब गंगा और यमुना के बीच का स्थान जो खेती के लिए बहुत उपजाऊ होता है, दोआब में कर वृद्धि। तो इस स्थान पे जो खेती हुई है उसमें उसने कर वृद्धि कर दी थी। तो देखिए, जब मोहम्मद बिन तुगलक ने सत्ता संभाली थी तो कहीं ना कहीं राजकोष खाली पड़े थे, सोने चांदी का कॉइन्स का भी थोड़ा सा कमी थी, तो इसलिए उसने राजस्व बढ़ाने के लिए कर वृद्धि की। इस कर वृद्धि की नीति को अपनाने के लिए कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद ये एक पहला शासक था जिसने भू राजस्व के रेफरेंस में, अलाउद्दीन खिलजी के बाद ये दूसरा शासक हुआ जिसने भू राजस्व के रेफरेंस में थोड़ी सी अपनी नीतियाँ अप्लाई करने की कोशिश की, और उसी नीतियों को सीक्वेंसली इसने अप्लाई करते हुए कहा कि सभी जितने भी सूबेदार थे, सभी सूबों के सूबेदारों को कहा गया कि आय व्यय का जो आप डेटा है उसको अपडेट करिए और एक रजिस्टर टाइप का बनाइए, उसमें एक विवरण टाइप का बनाइए जिसमें आप सभी आय व्यय का लेखा रखिए और उसको शासन को भेजिए, मतलब शासक के पास भेजिए, हम चेक करेंगे कि उसकी आय कितनी हो रही, कितनी व्यय हो रही। पहला पॉइंट ये किया। अब दूसरा पॉइंट ये किया कि उसने कर वृद्धि कर दी, जो भू राजस्व पर कर वृद्धि, खेती पर कर वृद्धि हो रही थी, और 1/10 से 120 तक कर दी। ठीक है, 1/10 से 120 तक कर वृद्धि कर दी। मतलब यदि 100 रुपये दे रहा था तो लगभग 110 से 120 रुपये तक उसे कर वृद्धि की। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रियल वैल्यू पे ना होकर स्टैंडर्ड वैल्यू पे थी। मतलब क्या थी
कि आपकी खेती चाहे 100 रुपये की हो, आपने सपोज करिए आपकी ज़मीन 1000 स्क्वायर फीट है, तो आपको उस हिसाब से जितना 100 रुपये बनता है तो आपको 100 रुपये देना होगा। भले ही आपने खेती चाहे जितनी की हो, चाहे खेती बिल्कुल ना की हो, आपको फिक्स रेट पर हमको भू राजस्व देना है। और जैसा मैंने बताया भी कि इसके काल में एक अकाल पड़ गया था, भूखमरी फैल गई थी, उस स्थिति में किसानों की स्थिति दयनीय हो गई थी। उस स्थिति में किसान जिसकी खेती बिल्कुल नहीं हो रही, वो फिक्स प्राइस पर आपको टैक्स कैसे भर पाएगा। तो कहीं ना कहीं इस नीति का फेल होने का ये कारण हुआ। फिर उसने कहा एक गढ़ी, जिसे गढ़ी कर और एक कहा जाए चरवाहा कर या चरी कर, ऐसे कुछ था जो अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था, इसको उसने पुनः लगा दिया। तो इससे लोगों में असंतोष आ गया, क्योंकि ये ऐसे, और असंतोष क्यों आ गया, क्योंकि इसको अलाउद्दीन के टाइम ही लोग कहा जाए पसंद नहीं कर रहे थे, और उसके अलाउद्दीन के पास उत्तराधिकारी ने उसको इसीलिए हटा भी दिया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको फिर से अप्लाई कर दिया, तो लोगों में असंतोष फैल गया। और इसी का एक परिवर्ती लेखक है, राइटर्स का नाम तो नहीं मेंशन किया जाता, लेकिन उसने ऐसा कहा है कि इसी टैक्स को अप्लाई करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने सभी अपने राज्य के सभी मकानों में मकान नंबर डलवा दिए थे, और सभी पशुओं को दागा था, मतलब सभी पशुओं पे निशान बना दिए थे, और सभी मकानों पे नंबर भी डलवा दिए थे। उस राइटर्स का नाम कोई दूसरी बुक में मेंशन नहीं है। ओके, तो 3 उसने किए। एक फोर्थ ये भी किया कि जो टैक्स वसूलना है, जो टैक्स को हमको वसूलना, उसके लिए पदाधिकारी नियुक्त किए गए, पदाधिकारी नियुक्त कर दिए गए। ठीक है, ये हुआ टैक्स को वसूलने के लिए पदाधिकारी नियुक्त कर दिए गए। अब देखिए, ये उसने नीति बनाई थी, कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी नीति थी। रेवेन्यू आपको कलेक्ट होगा, रेवेन्यू एकमुलेट होगा, तो आपको शासन की नीतियाँ अच्छी होंगी। लेकिन मैंने कहा कि हर नीति की असफल हुई। कुल मिला के अब नीति असफल क्यों? क्योंकि 1334 से 1340 लगभग 6 साल तक एक भयानक अकाल पड़ गया, जिससे भूखमरी फैल गई। अब इस भूखमरी के दौरान देखिए किसानों की हालत कैसे ट्रिपल ख़राब होती है। इस रियल आपको स्टैंडर्ड कीमत पर आपको टैक्स देना है, तो टैक्स तो देना ही देना है। दूसरी बार गढ़ी और चरी कर भी लग गए हैं, तो और टैक्स देना है। तीसरी बार जो टैक्स वसूलने वाले वो निर्दयता से मार के पैसा वसूलते हैं, तो पदाधिकारी परेशान कर रहे थे। इसीलिए कहा जाए किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई। यहाँ पर आके किसानों की दयनीय हो गई, मतलब स्टैंडर्ड प्राइस पे आपको देना है, और इधर अदर टैक्सेस भी देना है, और पदाधिकारियों को भी निर्दयतापूर्व बताओ। इससे किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। अब सुल्तान तक ये जब बात पहुंचती है, तो सुल्तान ने एक प्रॉपर डिसीजन लिया। प्रॉपर डिसीजन क्या लिया कि उसने कृषि ऋण दिया, मतलब एग्रीकल्चर लोन दिया, और साथ ही साथ सिंचाई के साधन भी अवेलेबल करवाए कि आप लोग खेती करिए, सिंचाई के साधन भी अवेलेबल कराए। लेकिन इस पर एक कारण ये हुआ कि ये लेट हुआ, ये ट्रीटमेंट तो मिला, लेकिन ये थोड़ी बहुत देर से मिला, जब तक अकाल काफ़ी पड़ चुका था, है ना। तो इससे किसानों के पास जब खाने को अन्न नहीं है तो खेती क्या करेंगे, तो जो उनको धन मिला ना, तो उसे उन्होंने भोजन खा लिया, भोजन बना के खा लिया, या भोजन खरीद लिया, वो धन हो गया ख़त्म, सिंचाई के साधन हो गए ख़त्म। और देखिए पहले तो धन, अब एक बात को समझिए, यहाँ पे किसान बहुत ही असंतुष्ट हैं अपने शासक से। तो उस शासक ने क्या किया कि एक कहा जाए लॉलीपॉप टाइप का देने की कोशिश की कि जो असंतोष है उसको ख़त्म किया जाए। तो उन्होंने धन दिया, सिंचाई साधन दिया, लेकिन इससे असंतोष और बढ़ गया, क्योंकि धन को उन्होंने भोजन के रूप में यूज़ कर लिया। जो उन्होंने अदर टैक्सेस लगाए थे उससे, और क्योंकि अब और अदर टैक्स उनको पे करने ही करने, उस पर कोई छूट नहीं दी गई, तो करने ही करने और छूट। तो इस स्थिति में वो उग्र हो गए, किसान हो गए उग्र। तो उन्होंने क्या किया कि खेती करना ही बंद कर दिया। कहते हम खेती करेंगे नहीं, खेती करना बंद कर दिया। टैक्स भी नहीं पे करेंगे। तो इस स्थिति में जब उनके पदाधिकारी उनके पास टैक्स लेने आए, तो उसमें विद्रोह हुआ, और पदाधिकारी जो सैनिक है वो मारे गए। किसानों और सैनिकों में लड़ाई हुई, उसमें कई सैनिक मारे गए।
ठीक। और ये विद्रोह धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलने लगा। अब सुल्तान ने स्वयं सत्ता स्वयं अपने इस विद्रोह को रोकने दमन करने का बेड़ा उठाया और सुल्तान ने इसी विद्रोह को कठोरता और निर्दयतापूर्वक ख़त्म किया। बर्नी लिखता है इस बारे में कि सुल्तान हजारों लोगों की हत्या कर दी गई और जो लोग बचकर भागने का प्रयत्न कर रहे थे तो सुल्तान ने विभिन्न स्थानों में जाकर उनको मारा और कई लोगों का जंगली जानवरों की तरह शिकार किया। ओके, सुल्तान ने इस विद्रोह को ख़त्म करने के लिए एक निर्दयतापूर्ण कठोर नीति का कहा जाए अप्लाई किया। और इस बर्नी लिखता है इस बारे में कि हजारों लोगों की मृत्यु हुई, हजारों लोग मारे गए। जिन लोगों ने बचने का प्रयत्न किया उसको सुल्तान ने विभिन्न स्थानों में जाकर आक्रमण किया और जंगली जानवरों के समान उनका शिकार किया। इस तरह यहाँ पे कहा जाए ये नीति सही ये थी और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी सही था, सब कुछ सही था, लेकिन अकाल के कारण उसके सारी नीति पर पानी फिर गया और विद्रोह हुआ और जिसके कारण ये नीति असफल मान ली गई। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया दोआब में कर वृद्धि क्या थी। 4 पॉइंट्स है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, वो आता है कृषि विभाग की स्थापना। एक इसने दूसरा प्रयोग किया कृषि विभाग ने, ये कहा जाए इतिहास में पहला ऐसा प्रयोग था कृषि विभाग की स्थापना की। कृषि विभाग को कहा जाए अपडेट करने के लिए कृषि विभाग की स्थापना की। कृषि विभाग कार्य कैसे करता है, कृषि कैसे होती है, इस बारे में जानने के लिए कहते हैं एक छोटा सा प्रयोग था, कोई ज़्यादा बड़ा प्रयोग नहीं था, कहते 3 साल का प्रयोग था। तो इसने क्या किया, एक दीवान एक कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की और इसके तहत मैंने कहा ये बिल्कुल प्योर एक एक्सपेरिमेंट ही था। उसने एक ज़मीन, काफ़ी बड़ी ज़मीन का एक हिस्सा अपने अंडर में लिया, भूमि का अंडर में लिया और उसको कई कहा जाए किसानों में बांट दिया कि आप इस पर खेती करिए, देखिए मुझे किस तरह का रिस्पॉन्स आता है, इस पर खेती करिए। और जब खेती रिस्पॉन्स आएगा, जिस तरह का रिस्पॉन्स है उसी तरह का हम लोग अपनी नीतियाँ अप्लाई करेंगे किसान के राजस्व के रेफरेंस में। तो ये नीति भी असफल हुई और घोर असफल हुई, क्योंकि इसने यहाँ पर नीति असफल होने के कारण किसी किसान की दयनीयता नहीं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, आप देखिए। पहला, जो इसने भूमि का टुकड़ा लिया था वो फर्टाइल नहीं था, कहते हैं एक बैरन टुकड़ा, एक बैरन या अनुपजाऊ टुकड़ा भूमि का लिया था जिसमें खेती करना मुमकिन ही नहीं था। फिर दूसरी बात, सुल्तान उस पर कभी की पर्सनली उसने ध्यान ही नहीं दिया। किसी भी योजना पर अप्लाई करने के लिए, उसके रिजल्ट्स अच्छे आए इसके लिए ज़रूरी है कि शासक उस पर प्रॉपर सुपरविजन करता रहे। तो सुल्तान एक बार अप्लाई कर दिया, एक्सपेरिमेंट कर दिया, वो भूल गए। तो इससे क्या हुआ, भ्रष्टाचार फैला और जो धन अलॉट किया था उसको भ्रष्टाचारियों ने खा गए, धन वहाँ पे लग ही नहीं पाया। और 4th टाइम में जो इसने कहा 3 साल का टाइम दिया था, 3 साल में किसी भी कहा जाए एक्सपेरिमेंट के लिए कम सीमा होती है। इन 4 कारणों के लिए का कारण जो कृषि विभाग की स्थापना का जो उसने एक कैसे दूरगामी एक सपना देखा था, एक प्रयोग करने की कोशिश की थी, वो भी असफल हो जाता है। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने 2 पॉइंट देखे, दोआब में कर वृद्धि और भूमि कृषि विभाग की स्थापना, जो दोनों ही असफल हुए। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जहां हम लोग इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लाइफ का प्रयोग रहा, राजधानी परिवर्तन क्यों किया था इसने, कैसे किया था, उसके क्या परिणाम है, इन तीनों पॉइंट्स पर हम लोग चर्चाएँ करेंगे। चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैं लास्ट टाइम भी कई बार मैंने इस बात को मेंशन किया है कि कई स्टूडेंट्स इस बात को मुझे नोट डाउन कराते हैं या कंप्लेन हर बार रिमाइंड कराते हैं कि वीडियोस थोड़े से लंबे होते हैं। उनके लिए मैंने कई बार बता भी चुका हूँ कि मेरे पास थोड़ा टाइम कम होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ एक ही वीडियो को एक ही टाइम जब मैं वीडियो बनाऊँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो जो स्टूडेंट को लगता है कि वीडियो बड़े हो गए तो वो यहाँ से ब्रेक कर दें वीडियो और बाकी का शेष भाग कल देखें या जब उसको टाइम मिले तब उचित समय तब देखें। और यहाँ से मैं अब जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ काफ़ी डिस्क्रिप्टिव बेस पर है, तो उसको आप रिलैक्स होकर देखें, किस तरह की कोई जल्दबाजी ना करें। तो सुल्तान के मोहम्मद बिन तुगलक के सुल्तान जो सबसे जीवन का सबसे विवादित निर्णय रहा वो 3rd पॉइंट रहा राजधानी परिवर्तन। सबसे ज़्यादा इसी बात का प्रोटेस्ट किया जाता है जो मोहम्मद बिन तुगलक, कई बार ये
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, किस सुल्तान दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने अपनी राजधानी परिवर्तन की थी। तो दिल्ली की राजधानी थी दिल्ली, और इसने अपनी राजधानी परिवर्तन कर दी थी देवगिरी, जिसे हम लोग दौलताबाद भी कहे, जिसे हम लोगों ने दौलताबाद भी कहा। देवगिरी काफ़ी चर्चा में रहा, कई बार अटैक्स हुए, गयासुद्दीन के तुगलक, इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कई यहाँ पर अटैक किया था। कुल मिला के एक धनवान राज्य, नगर राज्य था, धन की दृष्टि से काफ़ी संपन्न हुआ। तो दिल्ली से उसने देवगिरी अपनी राजधानी स्थानांतरित की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन होता है, उसने ऐसा क्यों किया, क्यों किया? तो समरी के तौर पे आंसर आता है कि सुल्तान कहा जाए कि अपनी सत्ता को दक्षिण तक पहुंचाना चाहता था, एक सुदृढ़ सत्ता को दक्षिण तक पहुंचाना चाहता था। लेकिन इसको एक लाइन में आंसर ना देखें, इसको थोड़ा सा और एनालाइज करते हुए हम लोग आंसर पढ़ें तो ज़्यादा सूटेबल होगा। इसको हम लोग देखते हैं कि राइटर सिर्फ इतना भी लिख देते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी प्रशासन को, प्रशासनिक कोऑर्डिनेशन को या प्रशासनिक सामंजस्य को दक्षिण में स्थापित करना चाहता था, और साथ ही साथ मुस्लिम संस्कृति को दक्षिण तक, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना चाहता था। ऐसा इतिहासकार लिख देते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या पॉइंट सही थे। तो सबसे पहले एक केंद्र की स्थापना करना चाहता, एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करना चाहता था, न कि दक्षिण में, पूरे भारत में एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करना चाहता था, जिसके कारण पूरे कहा जाए भारत पर नियंत्रण किया जा सकते। अब ये बात दिल्ली में क्यों नहीं अप्लाई हो रही थी, उसका कारण अब ये चारों जब हम देखेंगे देख लेंगे। इसके बारे में बर्नी लिखता है कि सुल्तान ने अपनी राजधानी परिवर्तन के पीछे देवगिरी को राजधानी इसलिए चूज़ किया क्योंकि वहाँ से गुजरात, लखनौती, दिल्ली और द्वार समुद्रम, चारों दिशाएं, गुजरात, लखनौती मतलब बंगाल, दिल्ली मतलब उत्तर और द्वार समुद्रम दक्षिण, सभी पर प्रॉपर नियंत्रण रखा जा सकता था। इसलिए सुल्तान ने ऐसा डिसीजन लिया। ठीक है। दूसरा कारण क्या बताया? मंगोल। दूसरा कारण मंगोल। देखिए, जो मंगोल अटैक कर रहे थे वो उत्तरी पश्चिमी सीमा से अटैक करते थे। मैंने बताया था, कई बार बता चुका हूँ मैं, तो उत्तरी पश्चिमी सीमा से दिल्ली पास पड़ती थी। इस कारण मंगोल बाबा अटैक कर रहे थे। इन अटैकों को रोकना हमेशा मुश्किल होता था, और इस अटैक को ख़त्म करने के लिए उसने दक्षिण की तरफ अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली कि जब दक्षिण में हम बैठेंगे ना, तो अब मंगोलों को आने में टाइम लगेगा, हम उनको रास्ते में ही हरा लेंगे। थर्ड पॉइंट ये बताया कि उत्तर में, अब उत्तरी जो उत्तर का राज्य था, ऊपर का हिस्से राज्य था, वो काफ़ी शांत था, समृद्ध था। सभी लोग दिल्ली के कहा जाए दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर चुके, लेकिन दक्षिण में उपद्रव स्थिति थी, अक्सर विद्रोह हुआ करते थे। तो उनको शांत करने के लिए, दक्षिण के विद्रोह शांत करने के लिए सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, ये थर्ड कारण हो गया। अब फोर्थ कारण क्या होता है? फोर्थ कारण देख लेते हैं। फोर्थ कारण में ऐसा बताया कि सुल्तान का मानना था कि देवगिरी एक धनवान राज्य है। ठीक है, धनवान राज्य है, और इसके जो सोर्सेस हैं उनको तभी यूटिलाइज किया जा सकता है जब हम वहाँ से स्थायी रूप से अपना शासन स्थापित कर लें। ठीक है, जब जितने भी साधन हैं उनको तभी तो हम यूटिलाइज कर पाएंगे जब वहाँ रहेंगे नहीं तो वहाँ यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो इन चार आधारों पर उन्होंने अपना बताया कि इतिहासकार बताते हैं कि ऐसा ऐसा था। इसमें एक अजीबोगरीब एक इब्ने बतूता भी लिख देता है। इब्ने बतूता भी अपना एक कारण बताता है। देखिए, इब्ने बतूता की बातों को सीरियस मत लीजिएगा, लास्ट में बता देता है कि इब्ने बतूता के ज़्यादातर सेंटेंस अतिशयोक्ति हैं या एक कल्पना मात्र है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इब्ने बतूता लिखता है कि दिल्ली की जनता, जो दिल्ली किसान इतना उसके नीतियों से इतना क्रुद्ध थे, तो दिल्ली की जनता गुमनाम एक पत्र लिखा करते, अक्सर एक पत्र लिखते थे जो सुल्तान के नाम होता था। उसमें काफ़ी गालियाँ लिखी होती थी, सुल्तान के प्रति काफ़ी अपशब्द लिखे रहते थे। इसीलिए सुल्तान नाराज़ हो गया और दिल्ली की जनता को दंड देने के लिए ही उसने अपनी राजधानी देवगिरी स्थानांतरित कर ली। इतने 5 कारण हो गए। लेकिन समरी के तौर पे
बताया जाता है कि इतने गंभीर निर्णय के लिए इतने तुच्छ कारणों का होना लाजमी नहीं है। इनमें से कोई भी कारण एक प्रॉपर आंसर नहीं हो सकता। तो प्रॉपर आंसर के तौर पे इतिहासकार इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि सुल्तान का मेन इच्छा थी एक दक्षिण में ताजा पूरे भारत को केंद्रित करते हुए दक्षिण में एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करना, शक्तिशाली राज्य की स्थापना करना, या शक्तिशाली राजधानी की स्थापना करना, जिससे पूरे भारत पे कंट्रोल किया जा सके पूरा। ओके, और साथ ही साथ दक्षिण में मुस्लिम परंपरा या मुस्लिम धारा का स्थापित करना। पहले को पॉइंट ऑफ व्यू में बताया गया कि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, लेकिन जो समरी के तौर पर ये डिसीजन आया कि मुस्लिम परंपरा को या मुस्लिम धारा को दक्षिण में स्थापित करने के लिए सुल्तान ने ऐसा डिसीजन लिया, और साथ ही साथ एक शक्तिशाली प्रशासनिक केंद्र भी स्थापित करना सुल्तान का एक मोटिव था। इसके अब देखिए ये उसके उद्देश्य है। अब उसने ये इसको अप्लाई कैसे किया, तो उसने दिल्ली की जनता को आदेश दे दिया कि भैया हमको लेटर लिखा करते हो, अब चलो देवगिरी। तो दिल्ली की जनता को आदेश, सभी स्त्री पुरुष बच्चों सबको आदेश दे दिया कि सबको देवगिरी जाना है, राजधानी स्थानांतरित हो गई है। और दिल्ली की जनता के लिए अत्यंत पीड़ादायक क्षण था, क्योंकि दिल्ली की जनता एक लंबे समय से दिल्ली में रह रही थी, तो उनको अपने घर, अपने ज़मीन से, अपने स्थानों से एक विशेष अनुराग हो गया था। इस बात को इतिहासकार कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक समझ नहीं पाया था। इसी कारण योजना पे असफल होने का ये भी एक कारण रहा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने आदेश दे दिया कि सबको अब देवगिरी जाना है, और देवगिरी सबको ऑर्डर पास कर दिया। ऑर्डर पास करने के बाद क्या होता है कि कुछ लोग जाना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती सुल्तान तुला हुआ था। ऐसे राइटर लिखते थे कि सुल्तान अपनी ऑर्डर्स को फुलफ़िल करने के लिए तुला हुआ था, इसलिए सबको वो ले जा रहा था। और जब सब लोग चले गए तो उसने दिल्ली की तलाशी ली थी और पता देख कहा था कि देखो कोई बचा तो नहीं है। तो कहा गया कि इब्ने बतूता ही ऐसा लिखता है, इब्ने बतूता 2 पॉइंट लिखता है कि दिल्ली की तलाशी ली गई थी, उसमें एक लंगड़ा और एक अंधा व्यक्ति मिलता है, तो लंगड़े की वध कर दिया जाता है और अंधे को घसीटते हुए देवगिरी तक ले जाया जाता है, जहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू इब्ने बतूता लिखता है कि सुल्तान जब दिल्ली पूरी खाली होती है तो अपने महल के टॉप फ्लोर पर जाता है, पूरी दिल्ली पे एक दृष्टि डालता है। जब उसे किसी भी मकान अथवा चिमनी से धुआं निकलते हुए नहीं दिखता है, धुआं मतलब जो रसोईया में चिमनी होती हैं, जिसे हम लोग कहा जाए, मैं वर्ड भूल गया, इंग्लिश में काफ़ी अच्छा वर्ड होता है, तो धुआं उससे निकलता है, जो रसोइयों में खाना बनाने टाइम में उससे धुआं निकलता है। तो वो जब सुल्तान ने देखा किसी भी घर ये कि रसोइया या चिमनी से कोई धुआं नहीं निकल रहा है, तो मतलब कोई नहीं है, अब सुल्तान को इससे संतोष होता है। ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू इब्ने बतूता ने बताया था। ठीक है, कि एक लंगड़ा व्यक्ति मिला था और एक अंधा व्यक्ति मिला था। लंगड़े का वध कर दिया गया था और अंधे को घसीटते हुए वहाँ तक ले गए जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। और फिर चिमनी वाला पॉइंट ऑफ व्यू इब्ने बतूता ने ऐसा मेंशन किया। अब देखिए सब लोग चले तो गए, अब रास्ता जो था, जर्नी कैसे करेंगे इतनी दूर, क्योंकि 700 मील का रास्ता है और 40 दिन का है। तो सुल्तान ने इसके लिए प्रॉपर व्यवस्था भी कर रखी थी। रास्ते में भोजन पानी की व्यवस्था थी, वृक्ष लगवाए गए थे छाँव के लिए, झोपड़ियाँ ऐट की बनवाई गई थी। ठीक है, वृक्ष लगवाए गए, झोपड़ियाँ बनवाई गई, भोजन की व्यवस्था थी, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं थी। लेकिन इतिहास के इस बात को नकार देते हैं। सुल्तान ने ऐसा नहीं किया। अगर सुल्तान को ऐसा करना होता तो ऐसे लोगों को ज़बरदस्ती घसीट के लेने जाने की क्या ज़रूरत पड़ती। ठीक है, और दूसरी बात जो इतिहासकार लिख रहे हैं कि वृक्ष लगवाए थे, तो इतने कम समय में वृक्ष इतने बड़े कैसे हो गए छाया के लिए, तो ये सब बातें अतिशयोक्ति हैं। फिर उसके बाद और बात आती है कि दिल्ली की जनता बहुत ही असहनीय पीड़ा से गुजर रही थी, क्योंकि उनको दिल्ली का एक विशेष अनुराग था मन में। उनका घर, उनका भूमि, उनकी खेती सारे दिल्ली से जुड़े हुए थे, कई पीढ़ियों से दिल्ली में रह रहे थे। इस असहनीय वेदना और पीड़ा के कारण कुछ लोग रास्ते में ही मर गए और कुछ लोग वहाँ दौलताबाद में उनकी मृत्यु हो गई इस पीड़ा के कारण। अब देखिए सब दिल्ली पहुँच गए।
ज़बरदस्ती सबको दिल्ली देवगिरी पहुंचा दिया। अब वहाँ पे जो सुल्तान, अब यहाँ से सुल्तान की इस डिसीजन को यू टर्न लिया, ठीक है, ये डिसीजन ने यू टर्न लिया। यू टर्न कैसे लिया? अब सुल्तान की ये नीति विफल होना शुरू हुई, क्योंकि अब विफल कैसे हुई? दौलताबाद में जब उसने अपनी राजधानी तो बना ली, मतलब देवगिरी में उसने अपनी राजधानी बना ली, और यहीं पर माबर तमिलनाडु में एक विद्रोह होता है। माबर तमिलनाडु में एक विद्रोह होता है, जिसको तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु विद्रोह होता है, और उसको रोकने के सुल्तान अपने सैनिकों को भेजता है, तो सैनिक भी मारे जाते हैं। फिर सुल्तान जाता है, लेकिन वहाँ के साथ कुछ राइटर लिखते हैं प्लेग नामक बीमारी फैली होती है। अब इसमें क्या वास्तविकता नहीं कह सकते, लेकिन ये समरी बताते कि सुल्तान बीमार हो जाता है। सुल्तान बीमार हो जाता है। अब जब बीमार हो जाता है, ये सैया पड़ा होता है, तो एक अफवाह फैल जाती है। अफवाह फैल जाती है कि सुल्तान मर गए। अब सुल्तान मरने की अफवाह फैलती है, तो जो अब ये दक्षिण में विद्रोह था ना, अब ये उत्तर में भी फैल जाता है, और उत्तर के कई राज्य दिल्ली के सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने से माना करते हो, स्वतंत्र हो जाते हैं। अब लगती है पूरे भारत में आग। दक्षिण में तो विद्रोह हो रहा है, उत्तर में भी विद्रोह हो गया। सुल्तान अब कहीं भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो सुल्तान ने जल्दबाजी में डिसीजन तुरंत राजधानी परिवर्तन पुनः दिल्ली कर दिया। पुनः उसने देवगिरी से दिल्ली राजधानी ट्रांसफ़र किया। अब दिल्ली के लोग आए तो, लेकिन दिल्ली पुनः उस संपन्नता से, उस वैभव के साथ बस नहीं पाई, और कहा जाए दिल्ली को अपनी पुरानी संपन्नता को प्राप्त करने में एक लंबा अरसा निकल गया, ठीक है। तो सुल्तान की ये पॉलिसी अब फेल हो गई। जिस पर्पज़ से उसने किया था वो कोई भी टारगेट उसका पूरा नहीं हो पाया। अब इसकी रिफर में इतिहास का कहते हैं कि इसका एक ऑप्शनल भी था। ऑप्शन थे, जो अगर उसको राजधानी परिवर्तन करनी ही थी, तो उस राजधानी परिवर्तन सिर्फ दरबार करता, दरबार अपना वहाँ जाके देवगिरी ले जाता, और जो दरबारी पदाधिकारी थे वो धीरे धीरे अपने आप पहुँच ही जाते, ट्रांसफ़र कर देता, सबको टीए अलॉट कर देता, है ना। तो अब पूरी जनता को क्यों ले गए थे, इसमें उसका सुल्तान क्रिटिसाइज करता है। दूसरा पॉइंट बताते हैं कि आप दिल्ली को छोड़ के देवगिरी चले गए, जिसके कारण उत्तर पश्चिम की सीमा वीक हो गई और विद्रोह होने लगे। मंगोलों के जिस दर से आप राजधानी आपने परिवर्तन किया, उसी विद्रोह को उसने जन्म दे दिया। तो ये भी पॉइंट अब फेल हो गया। फिर थर्ड पॉइंट आता है, फिर कहते हैं आप मुस्लिम एकता को बढ़ाने गए थे। मुस्लिम एकता को बढ़ाने की बात छोड़िए, दक्षिण में हिंदू बहुसंख्यक थे, जिसके कारण मुस्लिम वहाँ कंफर्टेबल फील नहीं कर पाए, दक्षिण में उनको अपने वातावरण नहीं मिल पाया। ओके, इस तरह के कई इतिहासकारों ने डिसीजन को क्रिटिसाइज करते हुए बताया। फिर अब देखिए, अब सुल्तान का पक्ष देखा गया तो सुल्तान के पक्ष में दो बातें सामने आती हैं। सुल्तान पक्ष में दो बातें सामने आती हैं कि इसके दो अच्छे सही डिसीजन भी है सुल्तान ने। एक तो तत्काल डिसीजन ले लिया कि राजधानी परिवर्तन, अगर तत्काल डिसीजन नहीं लेता तो सुल्तान के हाथ से सत्ता निकल जाती। उसने तत्काल डिसीजन लिया और स्थिति को कंट्रोल किया। और दूसरी बात, इसका जो एक अच्छा डिसीजन निकल आया कि जब दिल्ली देवगिरी से दिल्ली पुनः ट्रांसफ़र हुई, तो जो सूफी संत थे वो वहीं दौलताबाद में ही रुक गए, जिसमें निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे बहाउद्दीन गरीब। वो पूरा वाला गरीब नहीं, उनका प्रॉपर नाम है, उनका नाम था गरीब। तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे बहाउद्दीन गरीब, उन्होंने दौलताबाद में ही अपना कहा जाए रिहायशी इलाका बना लिया अपने। और दक्षिण में फर्स्ट टाइम यहीं से दक्षिण में सूफीवाद का जन्म होता है। तो सुल्तान के परिप्रेक्ष्य में दो पॉइंट अच्छे आए कि सूफीवाद को एक प्रॉपर दिशा मिल जाती है, और उसने तत्काल डिसीजन लेकर दिल्ली की राजधानी पुनः कहा जाए वापस आ गई। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग ईमानदारी से साथ नोट्स बनाइए। और ये अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर में लिखने पे आता है, ये कई बार डिस्क्रिप्टिव में लिखने में आ जाता है क्वेश्चन कि राजधानी परिवर्तन के बारे में उसकी क्या कारण थे,
किस तरह उसने राजनीतिक परिवर्तन किया, उसके क्या परिणाम निकलेगा, उसकी सब ये असफल क्यों हुई, उसके कारण भी कई पॉइंट्स देखे गए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखा है राजधानी परिवर्तन। एक छोटा सा पॉइंट और बाकी है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, उसको भी हम लोग देखते हुए आज का वीडियो समाप्त करेंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आज का लास्ट टॉपिक होगा, तो कोशिश करेंगे थोड़ा सा ब्रीफली देखने की, जल्दी देखने का और करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें जो फोर्थ प्लान है उसका या फोर्थ प्रयोग है, उसको हम लोग ये कहेंगे कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। ओके, सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन पर आप लोग पहले समझ लीजिए सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन का मतलब क्या हुआ। आप पहले एक बात इस तरह देखिए, समझिए। आप कोई भी नोट लेते हैं, आज की भारत सरकार के अधीन का कोई नोट लेते हैं, सपोज करिए 100 रुपये का नोट है, तो उस पर एक प्रतिज्ञा लिखी होती है, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। नीचे गवर्नर के साइन होते हैं, RBI गवर्नर के साइन होते हैं, ठीक है। तो वो एक नोट नहीं, वो एक प्रतिज्ञा पत्र है। इसका मतलब ये है कि आप ये 100 रुपये का नोट ले जाके RBI को देंगे ना, तो RBI आपको 100 रुपये का गोल्ड दे देगी, ठीक है, 100 रुपये का सोना आपको दे देगी, वो 100 रुपये बदले। अब यही थ्योरम होता है, ये इकोनॉमिक्स का एक टर्म है कि यही थ्योरम होता है कि RBI सिर्फ उतने ही नोट इशू करती है जितने कि उसके पास गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, उतने ही के नोट मार्केट में इशू करती है। अब सपोज करिए कि अब ये बात समझ लीजिए कि RBI सिर्फ उतने ही नोट इशू करेगी जितने के उसके पास गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी। सपोज करिए आप 2 लाख रुपए लेके गए कि हमको 2 लाख रुपए का वो दे दो, तो ये RBI आपको 2 लाख रुपए का गोल्ड दे देगी। इसका मतलब ये नहीं कि RBI कोई दुकान है जो मन उठ के जा रहा है, मतलब ये गारंटी है, RBI ने आपको गारंटी दी है भारत सरकार की तरफ से कि जो आपको कागज़ का टुकड़ा मिला है ना, ये हम गारंटी दे रहे हैं कि इस कागज़ के टुकड़े को हमारे पास लेके आएंगे तो हम आपको दो उतने जितना प्राइस लिखा होगा उतना हम रुपये दे देंगे। अब सपोज करो ये कागज़ का टुकड़ा कोई भी छापने लगेगा, कोई भी छापने लगे, तो क्या होगा, गवर्नमेंट सबकी गारंटी थोड़ी लेती, गवर्नमेंट तो वही RBI तो उसकी गारंटी लेगी जो नोट उसने छापा है उसकी गारंटी लेगी। ये थोड़ी कोई भी घर में बैठ के नोट छाप रहा हो, फिर आप RBI के पास जाओगे नकली नोट लेके कि इसका पैसा दो, तो वो नहीं देंगे, वो वही उसी नोट का गोल्ड देंगे जो उन्होंने स्वयं छापा हुआ है, ठीक है, उसकी वो गारंटी ले, क्योंकि उनके पास जब उन्होंने भारत सरकार से परमिशन लेके छापा है तो भारत सरकार से पहले उन्होंने खुद सोना लिया है, उतना गोल्ड लिया है, तभी उसने उतने के नोट छाप दिए। ओके, तो ये इकोनॉमिक का टर्म होता है, ये समझना जरूरी था यहाँ पे सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन में। तो अब पॉइंट है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, अगर आपको ये पॉइंट ना समझ में आया हो तो मुझे बताइएगा, मैं इसको दोबारा नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा इस पॉइंट को। जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है उनको प्रॉपर्ली समझ में आता हो, कॉमर्स के स्टूडेंट को भी समझ में आता होगा ये पॉइंट, लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट है मुमकिन है कि उन्होंने ये पॉइंट टर्म ना पढ़ा हो, तो मैं समझा दूंगा उनको। तो अब देखिए यहाँ पे सांकेतिक मुद्रा प्रचलन में इस समय सोने और चांदी के 2 कॉइन्स चल रहे थे, सोने व चांदी के। कहीं कहीं बुक में ऐसा लिखा है कि चांदी के और तांबे के चल रहे थे, ऐसा कुछ राइटर्स लिखा, लेकिन वो गलत पॉइंट ऑफ व्यू है, सोने और चांदी के से कॉइन्स चल रहे थे। तो इल्तुतमिश के बाद, जैसे भू राजस्व में अलाउद्दीन के बाद और मुद्रा के बाद के बारे में, इल्तुतमिश के बाद मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक होता है जो मुद्रा के प्रचलन के बारे में अपना ध्यान आकर्षित करता है, हर सारे का एक्सपेरिमेंट कर डाले उसने। तो सोने और चांदी के सिक्के चल रहे थे, यहाँ पर उसने सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन का विचार आया। क्यों आया, कारण से देखिए। पहला कारण था राजस्व, राजकोष में कमी हो रही थी, राजकोष में सोने और चांदी के सिक्कों की कमी हो रही थी। अब गवर्नमेंट के पास यहाँ पर अगर गोल्ड, RBI के पास गोल्ड की कमी हो जाएगी तो मार्केट से अपना रुपये वापस मंगा लेंगे, क्योंकि गोल्ड की और नोटों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। यहाँ अगर गोल्ड कम होगा तो मार्केट से RBI पैसे वापस मंगा लेगी, चलन से बाहर कर लेगी। तो इसी तरह जब इनके पास राजकोष में, इनकी ट्रेजरी में सोने और चांदी नहीं बच रहा था,
तो इन्होंने कहा सांकेतिक मुद्रा प्रचलन की जाए। दूसरा क्या था, अकाल पड़ा हुआ था, अकाल भुखमरी फैल गई थी, अकाल पड़ गया था, उसके लिए रेवेन्यू चाहिए। अभी रिसेंटली भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ का एक पैकेज दिया है, तो वो ऐसी स्थितियों के लिए कहा जाए पैसा होना चाहिए ना, वो उस समय तत्कालिक रूप से नहीं था। थर्ड पॉइंट देखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक बाह्य राज्यों को जीतना चाहता था। उन राज्यों को जीतने के लिए उसे पैसा ज़रूरत पड़ता था, तो राज्यों को जीतना चाहता था, उसके लिए उसे पैसा ज़रूरत पड़ता था, तो ये भी नहीं था। फोर्थ पॉइंट था कि उसे, अब ये तो फोर्थ पॉइंट कहा जाए एक्स्ट्रा बता दिया कि मोहम्मद बिन तुगलक प्रयोग करने का बड़ा शौकीन था, प्रयोग करना तो प्रयोग करता था, इसीलिए उसने ये मुद्रा के प्रचलन का एक नया प्रयोग किया। इसीलिए उसे भारत में मुद्रा ढालने वालों का राजा कहा जाता है। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का एक नया नाम आ रहा है, भारत में मुद्रा ढालने वालों का राजा कहा जाता है। का राजा कहा जाता है, ठीक है। ये पॉइंट उम्मीद नहीं है कि आप लोगों ने किसी को पढ़ा होगा। अब देखिए एक नेल्सन है, ये 3 तो हो गए, अब चौथा और पांचवा एक एक्स्ट्रा बताए। नेल्सन का कहना है, इन्होंने एक अलग बताया कि 14वीं शताब्दी में पूरे विश्व में सोने और चांदी की शॉर्टेज हो गई थी, सोने और चांदी की शॉर्टेज हो गई थी। तो इससे क्या हुआ कि सबने, इसीलिए यहाँ पे सोने चांदी की शॉर्टेज हो गई, तो सुल्तान ने चीन व ईरान के तर्ज पर, चीन व ईरान की पॉलिसी पर सांकेतिक मुद्रा का चलन किया। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था वो किस देश के लिया था, तो चीन और ईरान से, ठीक। अब इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने एक अध्यादेश पारित करके सांकेतिक मुद्रा प्रचलन कर दिया और क्या कहा कि एक सोने के सिक्के को रिप्लेस कर दिया गया एक तांबे के सिक्के से, ठीक है। एक सोने के सिक्के को तांबे के सिक्के से रिलीज कर दिया। क्या आज एक सोने के गोल्ड के कॉइन की वैल्यू एक कॉपर के कॉइन के इक्वल होगी? किसी भी हालत में नहीं होगी, ठीक है। उसने तो यही कर दिया, हिसाब गलत कर दिया। अब 100 रुपये के बदले में क्या आपको 1000 रुपये का सोना मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। 100 जितने का, तो अगर आप 1 रुपये का कॉइन ले जाए, 1 रुपये का तांबे कॉइन ले जाएंगे तो 1 रुपये के तांबे की वैल्यू मिलेगी, और एक सोने का सिक्का ले जाएंगे तो एक सोने की वैल्यू मिलेगी। जमीन आसमान का अंतर है। तो यही सुल्तान ने गलती कर दी कि सोने और तांबे को इक्वल कर दिया। अब उसने कहा सोने के सिक्के नहीं चलेंगे, तांबे के सिक्के चलाओ, लेकिन वैल्यू दोनों के बराबर रहेगी, ठीक है, वैल्यू दोनों के बराबर रहेगी। ऐसे कैसे हो गया? अब चलिए ठीक है, पॉलिसी अपना लीजिए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन आपने गलत कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इम्प्लीमेंटेशन गलत कर दिया। गलत कैसे किया कि देखिए, तात्कालिक रूप से जो कॉइन्स बनते थे उनमें कोई विशेष डिज़ाइन कॉइन्स थे, कोई डिज़ाइन नहीं थी, कोई डिज़ाइन मेंशन नहीं थी, कोई डिज़ाइन नहीं थी, नॉर्मली करते थे। और जो उनके क्लिंट होते थे, शायद क्लिंट ही बोलते हैं, है ना, टकसाल को क्लिंट ही बोलते हैं शायद। तो जो टकसाल, जो सिक्के बनाने वाले टकसाल होते थे, उस पर भी कोई नियंत्रण नहीं था। ना तो कॉइन्स पर कंट्रोल है, ना तो टकसाल पर नियंत्रण, कोई भी दोनों में कंट्रोल नहीं, कंट्रोल सुल्तान का है ही नहीं। तो इससे क्या हुआ कि हर घर में टकसाल खुल गए हर घर में टकसाल। और लोग क्या करें कि हर कोई भी सराफा की दुकान होती, वहाँ धातु ले जाते और वहाँ से सिक्के तांबे के कट बनवा लेते, तांबे के सिक्के बनवा लेते, लेकिन उसको चलाना है सोने के भाव में, क्या फ़ायदा, सबके पास धन कमाई होगी। तो यही हुआ, जाली सिक्के मार्केट में चलने लगे, जाली सिक्के। सुल्तान ने तो कहा था कि जितने सोने के सिक्के हैं उसको हम अपने पास रख लेते हैं, उसके बदले हम तांबे सिक्के इशू कर देते हैं। लेकिन अब उल्टा हो गया, लोग तांबे के सिक्के चला रहे थे और सोने के भाव पे। मतलब अब लोग क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाते, सुल्तान की ट्रेजरी में कहते ये तांबे का सिक्का ले लो, हमको सोना दे दो, ठीक है, और सोने को पिघला के रख लेते, धातु बना रख ले, फिर तांबे सिक्का ले जाते कि हमको गोल्ड दे दो। यही हो ही रहा था। मैंने बताया कि आप 100 रुपये का लो जाएंगे आरबीआई के साथ, तो आरबीआई आपको गोल्ड दे देगी 100 रुपये का। तो वही करते थे कि एक तांबे का सिक्का ले जाते थे और एक उनको सोने का सिक्का मिल जाता था। इस तरह क्या हुआ कि करप्शन फैलने लगा,
ठीक है। कर्षण का इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति मतलब अर्थशास्त्र का पूरा का विरोधी हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्वाइंस। अब इसके बारे में बर्नी लिखता है, कहते हैं कि इतिहासकार लिखते हैं कि बर्नी की फर्स्ट टाइम एक कट्टर मुसलमान की लैंग्वेज में बर्नी ने इस बात को लिखा है कि हर हिंदू के घर में टकसाल बन गई। ठीक है, इस बर्नी ने सिर्फ इसका स्टेटमेंट लिखा कि हर हिंदू के घर में टकसाल बन गई, लेकिन उसमें आधुनिक इतिहासकार कटाक्ष करते हुए लिखते हैं कि एक कट्टर मुसलमान की भाषा में बर्नी लिखता है कि हर हिंदू के घर में टकसाल बन गई, लेकिन इस बात को मानने का कोई विशेष कारण नहीं है कि जिस प्रलोभन में हिंदू फंस गए थे उससे मुस्लिम बच गए होंगे। ठीक है, बर्नी का स्टेटमेंट है कि हर हिंदू का घर टकसाल बन गया। उस पर कटाक्ष करते हुए आधुनिक इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि एक कट्टर मुसलमान की भाषा में बर्नी ने कहा है कि हर हिंदू का घर टकसाल बन गया है, पर इस बात को मानने का कोई विशेष कारण नहीं है कि जिस प्रलोभन में हिंदू फंस गए थे उसमें मुस्लिम नहीं फंसे होंगे। क्या हिंदू ही नकली सिक्के छाप रहे थे? मुसलमान भी छाप रहे थे, सब कोई नकली सिक्का कर रहा था। अब इससे दिक्कत कहाँ हुई? क्या दिक्कत हुई? पहला तो भू राजस्व पे दिक्कत हुई। अब लोग भू राजस्व खुल के देने लगे, क्योंकि वो नकली सिक्के थे उनके पास। गवर्नमेंट ने थोड़ी नहीं इशू किए थे तांबे सिक्के, वो तो उन्होंने खुद बना रखे थे। तो ले जाओ जितना बुरा राजस्व, हम दोबारा छाप लेंगे सिक्के, जितने मनो ले जाओ। दूसरा क्या हुआ, जो मध्यवर्ती या विरोधी टाइप के लोग थे, मध्य के लोग थे, वो उन नकली सिक्कों को बना के हथियार खरीद रहे थे विद्रोह करने के लिए। एक विद्रोह की भावना भी आ रही थी। फिर तीसरा क्या था, जो व्यापार था वो बेकार हो गया, क्योंकि जो विदेशी होते थे वो अपना माल यहाँ से माल खरीद तो लेते थे। खरीदने में क्या, उन्होंने नकली सिक्के देने हैं, मार्केट में दे देते थे, और लेकिन यहाँ माल अपना बेचते नहीं थे, क्योंकि वो नकली सिक्के उनको मिल जाएंगे। तो वो यहाँ से खरीद तो रहे हैं लेकिन बेच नहीं रहे हैं। इससे कहा जाए व्यापार पूरी तरह से प्रभावित हो गया, मतलब पूरी तरह सब कुछ खत्म हो गया, है ना। गवर्नमेंट के अब इसके बाद सब पूरी अर्थव्यवस्था का कहा जाए सत्यानाश हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद और आगे तो सुल्तान को जब ये बात पता चलती है तो सुल्तान तत्कालिक रूप से डिसीजन लेता है कि सब कुछ बंद किया जाए, कुछ नहीं होगा, तांबे के सिक्के और सोने सिक्के कुछ नहीं। जिसके पास तांबे, और सुल्तान ने बंद तो कर दिया, लेकिन अब जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई भी तो करनी है। तो सुल्तान ने ऐसा कहा कि जिसके पास तांबे सिक्के पहुँच गए हैं वो हमसे रिप्लेस कर ले, लेकिन अब कोई तांबे सिक्का नहीं बनाएगा। लोग पहले से स्टोर किए बैठे थे, तो जितने लोग थे, जितने भी विरोधी प्रवृत्ति के लोग थे, वो गए ट्रेजरी और उन्होंने अपने जितने भी सिक्के थे, तांबे के छापे बैठे थे, वो सब जाके गोल्ड से रिप्लेस करा लिए, और इससे पुराजकोष में जितना भी सोना चांदी था पूरा खाली हो गया। ठीक, तो कहा जाए एक सांकेतिक मुद्रा का एक जो प्रयोग था वो पूरी तरह से सफल हुआ। पूरी अर्थव्यवस्था, व्यापार पूरी तरह से कहा जाए सत्यानाश हो गया। कई इतिहासकार तो लिखते हैं कि विदेशी व्यापार एक तरह से चौपट हो गया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। तो इस तरह हम लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक के 4 प्रयोग, दोआब में कर थी, कृषि विभाग की स्थापना, राजधानी परिवर्तन और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, इन पर हम लोगों ने डिस्कस किया और काफ़ी डीपली डिस्कस किया। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप निश्चिंत होकर मुझसे पूछ सकते हैं। इन चारों प्रयोगों की सफलता के बारे में इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि इन सभी प्रयोगों की विफलता या असफलता का पूरा श्रेय मोहम्मद बिन तुगलक को ही जाता है। उसे ही अब इनकी असफलताओं का उत्तरदायित्व स्वीकार करना होगा, क्योंकि उसने तात्कालिक परिस्थितियों और उनकी कमियों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी नीतियों को अप्लाई कर दिया। इसलिए सामरिक तौर पे कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक ही इन सब की असफलताओं का मेन कारण था। ऐसा नहीं है कि उसने नीतियाँ गलत अप्लाई की थी, लेकिन उनके इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी अगर ये प्लान बना है, कोई भी गवर्नमेंट प्लान बनाती है तो उसके बारे में, उसके सिम्टम्स, उसके रिजल्ट्स, उसका इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, सब के बारे में विचार कर लेती है। यदि वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो उसको तत्काल रूप से कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उसके जो रिजल्ट्स आएंगे उसको किस तरह हम कंट्रोल करेंगे, सब पर वो कंट्रोल करती है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ वो अपने प्लान्स को
अप्लाई कर देता था और इसी कारण वो विफल हो जाते थे। ओके, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है, तो मुझे को यही मेरी आपको राय है कि आप 2 या 3 जैसे भी आपको उसी समझे उतने टाइम पे देखिए आप। ओके, तो आज का वीडियो हम लोग यही समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम इसी पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के सैन्य अभियान विद्रोह और उसका वैल्यूएशन करने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ मोहम्मद बिन तुगलक को खत्म का चैप्टर क्लोज करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।